इटली का एक चौराहा, हजारों की भीड़ और भीड़ के बीच पड़ी दो लाशें, गोलियों से बुरी तरह घायल पड़ी। एक आदमी और एक औरत की उन दो लाशों से भी ज्यादा भयावह थी वहां मौजूद भीड़ की हरकतें, जिन्हें उन लाशों पर जरा भी रहम नहीं आ रहा था। क्रोध से सनी हुई उस बेकाबू भीड़ ने उन लाशों को पहले बुरी तरह से पीटा और भरी सड़क पर उल्टा लटका दिया। 29 अप्रैल 1945 के दिन इटली के ओल्ड पिज़ेल लेरोटो की सड़क पर उल्टी लटकी वो लाश किसी और की नहीं बल्कि उन्हीं के तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की थी, जिसने कुछ महीने पहले ठीक उसी जगह पर और उसी तरीके से अपने विरोधियों को लटकाया था, जिसने सालों तक अपने फांसीवादी कानूनों के तहत इटली पर राज किया और अपने विरोध में उठने वाली हर एक आवाज का सफाया कर दिया। मुसोलिनी के काम करने के तरीके इतने भयावह थे कि उसके कारनामों से इटली का एक एक नागरिक गुस्से से भर चुका था। पाइज़ेले लेरोटो की सड़क पर निकली उसकी और उसकी प्रेमिका की लाश का जुलूस लोगों के उसे गुस्से का परिणाम थी, जिसे देखकर खुद हिटलर भी कांप गया था। हिटलर को डर था कि कहीं उसके देश के लोग भी उसकी लाश के साथ ऐसा ना कर दें। इसलिए वर्ल्ड वॉर 2 हारने के बाद उसने अपने लोगों को उसकी लाश को जलाने के आदेश दिए थे। तो आइए उसी तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी के बारे में जानते हैं, जिसका अंजाम हिटलर से भी बुरा हुआ। बेनिटो मुसोलिनी का जन्म 29 जुलाई 1883 को इटली के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में हुआ था। उसके पिता अलेसांद्रो मुसोलिनी सुधारवादी राष्ट्रपति बेनिटो जुआरेज से प्रभावित थे। इसी कारण से उन्होंने अपने बेटे का नाम बेनिटो मुसोलिनी रखा था। पिता के सुधारवादी विचार का प्रभाव बेनिटो मुसोलिनी पर भी पड़ा और वो इसी विचारधारा से जुड़ गया। मुसोलिनी के रुझान को देखते हुए पिता ने उसे पढ़ाई के लिए बोर्डिंग स्कूल भेज दिया, जहां उसका रवैया अत्यंत हिंसक था। मुसोलिनी अक्सर अपने साथ के लड़कों के साथ लड़ता झगड़ता रहता था। घर के आर्थिक हालात ठीक न होने के बाद भी उसने अपनी पढ़ाई पूरी की। उसके बाद उसने कुछ समय के लिए टीचिंग का भी काम किया और बाद में राजनीति की ओर अपने कदम बढ़ाए। आपको बता दें कि उस दौरान विश्व में कई विचारधाराएं अपने जोरों पर थी। एक तरफ जहां धर्म के साथ राजनीति भी सामने आ रही थी, वहीं मुसोलिनी ने भी अपने स्वर्णिम भविष्य की ओर कदम बढ़ाए। इस दौरान 1902 में मुसोलिनी समाजवादी विचारधारा से जुड़ा। उसने खुद को एक पत्रकार के रूप में स्थापित करने की कोशिश की। उसके अवंती नाम के समाचार पत्र ने लोगों के बीच अपनी एक अलग ही पहचान बना ली। इस समाचार पत्र में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इटली के विदेश नीति का खुलकर विरोध किया गया था और इटली के प्रथम विश्व युद्ध में शामिल होने को लेकर भी कई गंभीर सवाल खड़े किए गए थे। आगे चलकर अपने खुले विचारों की वजह से ही मुसोलिनी ने समाचार पत्र को छोड़कर देश की सेवा की तरफ ध्यान देना शुरू किया। इसी के तहत वो सेना में भी शामिल हुआ, लेकिन वो ज्यादा दिनों तक सेना में टिक नहीं पाया और साल 1918 के आसपास उसने सेना छोड़ दी। सेना छोड़ने के बाद उसने लोगों के बीच जोश भरने के लिए सरकार का विरोध करना शुरू कर दिया। अब वो राजनीति में पूरी तरह से सक्रिय हो चुका था। मुसोलिनी ने 23 मार्च 1919 को एक नया राजनीतिक संगठन फासी द कम्बातिमेटी बनाया, जिसमें उसने उन्हीं लोगों को लिया जो उसके विचारों से पूरी तरह से सहमत थे। उनके संगठन में ज्यादातर पूर्व सैनिक शामिल हुए। इस दौरान समाजवादी कमजोर हो चुके थे और पूर्व सैनिकों में बेकारी फैल गई थी। इटली में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया था। ऐसे ही तमाम कारणों से मुसोलिनी ताकतवर होता चला गया। इस वजह से उसे कई बार जेल भी जाना पड़ा। लगातार जेल जाने और अपने विचार खुले रूप से रखने की वजह से वो इटालियन सोशलिस्ट के रूप में प्रसिद्ध हो गया। साथ ही उसने खुद को एक अलग पहचान के रूप में स्थापित किया। उसने सरकार को आड़े हाथे लेते हुए कहना शुरू कर दिया कि देश को एक ऐसी सरकार की जरूरत है जिसको सिर्फ आदमी ही संचालित करें और वो संचालक ऊर्जा से भरा होना चाहिए। उसके इस बयान से काफी लोग प्रभावित हो रहे थे। इसी वजह से 1919 में इटली के मिलान शहर में उसने कई समाजवादी क्रांतिकारी युद्ध में भाग लेने वाले सैनिकों को अपने साथ किया और इटालियन फाइटर स्क्वाड लीग की स्थापना की। इस पार्टी का मकसद देश में फासीवाद को स्थापित करना था, यानी वे देश में केवल एक ही पार्टी की सरकार चाहते थे। इस दौरान मुसोलिनी के इस प्रकार के विचारों के समर्थक काले शर्ट पहनते थे। यही नहीं, वे एकदम दास्ता बनाकर साम्यवादियों और हड़तालों को रोकने का काम भी करते थे। मुसोलिनी इस पार्टी की वजह से इटली के ग्रामीण इलाके में भी प्रसिद्ध हो गया।
और उस दौरान लोग उसे एक उम्मीद के रूप में देखने लगे। मुसोलिनी की प्रसिद्धि का एकमात्र कारण था उसका मनमोहक भाषण। उसके भाषण की कला ने उसे एक जननायक बना दिया था। यह उसके भाषण का ही जादू था कि उसके समय में इटली में राष्ट्रवाद चरम सीमा पर था। यह वो समय था जब इटली विश्व युद्ध के चपेट में था। विश्व युद्ध से इटली को काफी नुकसान हुआ था। इसी वजह से इटली की हालात काफी खराब हो रही थी, जिसका फायदा मुसोलिनी ने उठाया। मुसोलिनी ने एक फासिवाद समूह की स्थापना की, जिसके बाद देश में कमजोर सरकार की वजह से जनता मुसोलिनी को काफी ज्यादा पसंद करने लगी। मुसोलिनी ने देश के ऐसे हालात का फायदा उठाते हुए लोगों को अच्छे भविष्य के सपने दिखाए। इस दौरान उसने एलिमिनेट कम्युनिस्ट क्राइसिस का नारा दिया। यह उसकी लोकप्रियता का ही असर था कि जिस दल की शुरुआत में सिर्फ 17,000 लोग थे, वहीं कुछ साल बाद इस दल में शामिल लोगों की संख्या 5 लाख के ऊपर पहुंच गई, जिसके बाद साल 1921 में हुए चुनाव में उसकी पार्टी को हैरान कर देने वाली सफलता मिली। इस प्रकार राष्ट्रीय गौरव और राष्ट्रीय सम्मान के नाम पर मुसोलिनी को इटली का एक राष्ट्रीय नेता बना दिया गया। 31 अक्टूबर 1922 को मुसोलिनी इटली का प्रधानमंत्री बना, जो इटली का सबसे कम उम्र का प्रधानमंत्री था। 1925 में मुसोलिनी ने खुद को तानाशाह घोषित कर दिया और इसके साथ ही वो इटली को सबसे शक्तिशाली राष्ट्र बनाने में लग गया। यह इटली के इतिहास का सबसे याद किया जाने वाला पल था, क्योंकि उस समय मुसोलिनी ने इटली और आने वाले समय में पूरे विश्व के इतिहास को बदल दिया था। उसके काम में जिस किसी ने भी हस्तक्षेप करने की कोशिश की, उसने उसे मौत के घाट उतारने में जरा सी भी देरी नहीं की। जो भी उसके खिलाफ स्वर बुलंद करता, मुसोलिनी उसे बड़ी गंदी मौत देता। इसी तरह अपने विरोधियों और विपक्षी नेताओं की लाशों पर चढ़ता हुआ मुसोलिनी अब इटली में सामान्य जनता की नजरों में खटकने लगा। अधिकार में बने रहने के लिए मुसोलिनी हमेशा नई योजनाएं बनाए रखता। स्पेन के गृह युद्ध में भी उसकी बड़ी भूमिका थी। उस युद्ध में उसने फ्रांको की पूरी मदद की थी, जिस वजह से उस युद्ध में लाखों की संख्या में लोग मारे गए थे। मुसोलिनी अपनी शक्ति के बढ़ने के साथ साथ क्रूर भी होता गया। उसके काम में जो भी दखल देता, उसे मौत के घाट उतारने में जरा भी वक्त नहीं लगाता। वह अपना विरोध करने वालों को बहुत टॉर्चर करता था। जर्मन लीडर एडोल्फ हिटलर मुसोलिनी का बहुत बड़ा समर्थक था। द्वितीय विश्व युद्ध में मुसोलिनी ने हिटलर का साथ दिया था। आपको बता दें कि फासीवाद का जनक मुसोलिनी नाजी हिटलर से भी क्रूर था। मुसोलिनी ने अपनी क्रूरता के दम पर ही 1922 से 1943 तक 20 साल तक इटली पर शासन किया, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में मिली हार के कारण 25 जुलाई 1943 तक ऐसी स्थिति बनी कि मुसोलिनी को प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ा और उसे हिरासत में ले लिया गया। ऐसे में हिटलर ने उसकी बड़ी मदद की। मुसोलिनी की गिरफ्तारी की सूचना मिलते ही हिटलर ने इटली पर हमला कर दिया और इटली दो हिस्सों में बंट गई। हिटलर ने मुसोलिनी को छुड़ाया और उसे उत्तरी इटली का तानाशाह घोषित कर दिया। दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत में मुसोलिनी ने कहा था कि अगर मैं लड़ाई के मैदान से हटूं तो मुझे गोली मार देना, लेकिन अब युद्ध खत्म होने के कगार पर था। अप्रैल 1945 में सोवियत संघ और पोलैंड की सेनाओं ने बर्लिन पर कब्जा कर लिया था। जब मुसोलिनी को जर्मन सेनाओं के हथियार डालने की सूचना मिली तो वह अपनी प्रेमिका क्लारेटा और अन्य 16 साथियों के साथ स्विट्जरलैंड की ओर भागने लगा, लेकिन वो भाग पाने में असफल रहा और रास्ते में ही विद्रोहियों के हत्थे चढ़ गया। विद्रोहियों ने मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका के सहित उसकी गाड़ी में मौजूद सभी लोगों को गोलियों से भून दिया। अगले दिन 29 अप्रैल 1945 की सुबह मिलान शहर के पियाजा लेरोटो चौक पर सभी के शव फेंक दिए गए। ये वही चौराहा था जहां मुसोलिनी ने 8 महीने पहले अपने 15 विद्रोहियों की हत्या करवाई थी, लेकिन अब उसके इंसाफ का समय था। रे मुसोली की एक किताब के अनुसार द लास्ट 100 डेज ऑफ ड्यूक में वो लिखते हैं कि मुसोलिनी की मौत की खबर मिलते ही करीब 5000 की अनियंत्रित और गुस्साई भीड़ चौक पर जमा हो गई। टाइम की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें एक महिला ने मुसोलिनी के मृत शरीर में सर में 5 गोलियां मारकर कहा कि उसने अपने 5 बच्चों की मौत का बदला लिया है। गुस्से का आलम कुछ ऐसा था कि एक और महिला ने सबके सामने मुसोलिनी के विक्षिप्त चेहरे पर टॉयलेट कर दिया और एक और महिला कहीं से चाबुक ले आई और मुसोलिनी की लाश को पीटने लगी। इस दौरान एक व्यक्ति उसके मुंह पर मरा हुआ चूहा डालने की कोशिश करने लगा। इस विभत्स दृश्य का जिक्र करते हुए लुसियानो गारबेल्डी अपनी किताब मुसोलिनी द सीक्रेट ऑफ हिज डेथ में लिखते हैं कि उस समय नफरत की आग में झुलस रही भीड़ शवों के ऊपर चढ़ गई और उन्हें अपने पैरों से कुचल दिया।
इसके बाद मुसोलिनी और उसकी प्रेमिका क्लारेटा की लाशों को चौक पर उल्टा लटका दिया गया। अमेरिकी सैनिकों के हस्तक्षेप के बाद उनके शवों को लकड़ी के ताबूत में रखकर शहर के मुर्दाघर में भेजा गया। वहां मुसोलिनी के शव का पोस्टमार्टम किया गया। इसके बाद मुसोलिनी के शव को मिलान के मुसोको कब्रिस्तान के कब्र नंबर 384 में दफनाया गया। इस प्रकार दुनिया के एक और तानाशाह का अंत हुआ। तो क्या आप इटली के इस क्रूर तानाशाह बेनिटो मुसोलिनी की कहानी पहले से जानते थे? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक शेयर करके हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।